एवरीवन, लक्ष्मी तन्वर बेस्ट बायोलॉजी में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हम करने वाले हैं। इससे पहले हमने डाईहाइब्रिड क्रॉस किया था और डाईहाइब्रिड क्रॉस में मैंने आपको बताया था कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो डाईहाइब्रिड क्रॉस बेस्ड है। डाईहाइब्रिड क्रॉस के बेस पर ये बताया गया है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसके बेस पर ये दिया गया है। When two pairs of trait are combined in a hybrid, one pair of character segregate independent of other pair of character। ध्यान रखेंगे कि लाइन बड़ी थोड़ी टिपिकल लगती है, कई बार बच्चों को समझ में नहीं आती कि प्रॉब्लम क्या है। अच्छा, ये कह क्या रहा है कि जब दो पेयर्स होते हैं करेक्टर्स के, टू पेयर ऑफ करेक्टर्स हैं, जब वो आपस में कंबाइंड होते हैं हाइब्रिड की फॉर्म में, तो वन पेयर ऑफ करेक्टर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पेयर ऑफ करेक्टर। यहाँ पर जो सेग्रीगेट है उसका मीनिंग क्या है? अलग होना। सेग्रीगेट का मतलब क्या है? अलग होना। और असॉर्टमेंट का मतलब होता है छांटना। ठीक है, तो वो कह रहा है कि जब दो करेक्टर्स की मिक्सिंग होती है ना, तो एक करेक्टर किसी दूसरे करेक्टर पर डिपेंड नहीं रहता, मतलब वो अपने आप में इंडिपेंडेंट रहता है। ठीक है, वन करेक्टर इंडिपेंडेंट ओन सेल्फ डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर करेक्टर। इज़ इट क्लियर? अब आगे वो बता रहा है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में टू प्लांट्स हम लेते हैं, दो प्लांट्स लिए, दो प्लांट्स में हम कितने करेक्टर लेंगे? मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमने एक करेक्टर की क्रॉसिंग कराई थी, यहाँ पर हम दो करेक्टर लेंगे। कौन कौन सा? एक तो ले लिया हमने शेप, और एक ले लिया कलर। शेप क्या है? राउंड, और उसका रिसेसिव कलर ट्रेट क्या हो गया? रिंकल्ड। ठीक है, तो कैपिटल आर और स्मॉल आर। कैपिटल आर क्या है? हमारा डोमिनेंट ट्रेट है, और स्मॉल आर हमारा रिसेसिव ट्रेट है। तो यहाँ पर कैपिटल वाई नज़र आ रहा है, वो कलर है। कलर कैसा है? येलो। और स्मॉल वाई किस में हो जाएगा? कौन सा कलर कैरेक्टर हो जाएगा? ग्रीन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दो कैरेक्टर लिए। कौन कौन से दो कैरेक्टर? दो यहाँ पर कौन से? कलर और शेप। ये दो कैरेक्टर्स हैं, इनके बीच में हम डोमिनेंट और रेसेसिव के बीच में क्या करा कर देखेंगे? क्रॉस कराएंगे। इसी को हम डाईहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं कि डाईहाइब्रिड क्रॉस में क्या होगा? टू कैरेक्टर्स होंगे, और टू कैरेक्टर्स के बीच में आप क्रॉस करा के देखेंगे, और उसमें पॉसिबिलिटी देखेंगे कि कितने जो हो आपके यहाँ देखिए कितने ऑफस्प्रिंग्स पॉसिबल हैं और कितने टाइप्स के ऑफस्प्रिंग्स यहाँ पर पॉसिबल हैं। तो यहाँ पर देखो एंड रिंकल्ड सीड, तो यहाँ पर हमने कराया इन डाई हाइब्रिड क्रॉस बिटवीन टू प्लांट्स हैविंग राउंड येलो। राउंड येलो कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई, और दूसरा प्लांट है रिंकल्ड ग्रीन सीड। उसका सीड कैसा है? रिंकल्ड है और ग्रीन है, और उसका जो जेनेटिक जीनोटाइप है वो क्या है? स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो 4 टाइप्स ऑफ गेमीट्स आर पॉसिबल। तो गेमीट्स बनाने मैंने आपको बताए थे कि गेमीट्स कैसे बनाएंगे, तो उसमें गेमीट्स बना लेंगे उसी तरह से। तो ये हमारे गेमीट्स की पॉसिबिलिटी होगी भाई। इनके बाद जो ये इनके बीच में आपने इनके पहले गेमीट्स बनाएंगे। गेमीट्स बना के 4 गेमीट्स यहाँ पर फॉर्म होंगी। देखो, पहले यहाँ पे हाइब्रिड बनेगा। पहले इन दोनों के बीच में हाइब्रिड बनाया। हाइब्रिड क्या बनेगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इनके इस हाइब्रिड के आपको क्या बनाकर देखने? F1 जनरेशन के क्या बना देने? फिर गेमीट्स बना देने। गेमीट्स कितने पॉसिबल हैं यहाँ पर? कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये 4 टाइप के गेमीट्स यहाँ पर पॉसिबल हैं। ये प्रोड्यूस हुए। ईच ऑफ दीज सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, मतलब ये जो गेमीट्स हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हैं। ठीक है, और सेग्रीगेट वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हैं, और वो उन्हें सेग्रीगेट होने में, अलग होने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, किसी दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं किया उसने, वो खुद पर ही डिपेंड होकर सेग्रीगेट हुआ। ठीक है, वो सेल्फ डिपेंडेड है ऑफ ईच अदर। ईच हैविंग अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 25% ऑफ टोटल गेमीट्स प्रोड्यूस। 4 टाइप के गेमीट्स यहाँ पर प्रोड्यूस हुए हैं। तो मतलब ये है कि इन दोनों प्लांट्स की अगर हम वो कराएं, हाइब्रिडाइजेशन कराएं, तो यहाँ पर 4 टाइप के गेमीट्स प्रोड्यूस होंगे, और इसी के बेस पर ऑफस्प्रिंग्स होंगे। ठीक है, तो हर गेमीट की पॉसिबिलिटी क्या है? हर गेमीट को आपको पता है कि यहाँ पर 100% को 100% में से सबकी पॉसिबिलिटी क्या बन गई? 4 की। तो
4 में से 25%, तो प्रत्येक गैमीट की फ्रीक्वेंसी या फिर प्रोबेबिलिटी क्या बनी यहाँ पर 25% बनती है। ठीक है, उसके बाद आता है कि क्रोमोसोमल, ये तो हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सिंपल सी बात है कि जो गैमीट्स होते हैं, गैमीट्स की फॉर्म आपको पता है, हाँ सुनो, सिंपल सी बात ये है कि जब गैमीट्स फॉर्म होते हैं तो वो एक दूसरे पर डिपेंड ना होकर खुद में सेल्फ डिपेंड्स होते हैं, और वो ट्रेट, वो एलील अपने आप सेल्फ डिपेंडेंट होकर सेग्रीगेट होते हैं एक दूसरे से। मतलब कैपिटल वाई और स्मॉल वाई है, ये एक जीन है। इस जीन के जो दोनों एलील हैं कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, एक दूसरे से सेपरेट होंगे कब? जब गैमीट फॉर्मेशन होगी। तो गैमीट फॉर्मेशन के दौरान कैपिटल वाई स्मॉल वाई को इफेक्ट नहीं करेगा और स्मॉल वाई कैपिटल वाई को इफेक्ट नहीं करेगा, और दोनों की गैमीट की फॉर्मेशन कैसी होगी? इंडिपेंडेंटली होगी। ठीक है, ये है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की गैमीट्स फॉर्मेशन के दौरान एलील्स सेल्फ डिपेंड होकर उनकी असॉर्टमेंट होती है, वो अलग होते हैं सेल्फ डिपेंड होकर, डज नॉट डिपेंड ऑन अदर एलील। अब क्रोमोसोमल थ्योरी क्या कहती है? क्रोमोसोमल थ्योरी कहती है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थ्योरी को मेंडल ने दिया था। मेंडल्स वर्क रिमेन अनरिकग्नाइज्ड फॉर सेवरल ईयर्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। आप जानते हो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मेंडल था उसका वर्क, पहले उसने बेचारे ने काम किया, वो एक फार्मर था जनरल सा, और काम करने के बाद जैसे वो लोगों को बताता था कि ऐसे होता है ऐसे होता है, तो लोग उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते थे। तो वो क्या कहते हैं, पता नहीं कि पागल है, उसको पागल मेंटल बता दिया था कि ये तो पागल है। तो उसके बाद उसके डेथ के 7 साल बाद, 7 साल नहीं, सेवरल ईयर्स बाद उन्होंने उसी के वर्क को रिकग्नाइज किया। मेंडल्स वर्क रिमेन्ड अनरिकग्नाइज्ड फॉर सेवरल ईयर्स, मतलब कुछ सालों तक उसका जो काम था उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी ने उसे नोटिस नहीं किया, बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। रीज़न क्या रहे? सबसे पहले तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड पब्लिसिटी। जो मेंडल का टाइम था, उस टाइम पे पब्लिसिटी के लिए और कम्युनिकेशन के लिए किसी भी तरह का कोई ज़रिया प्रेजेंट नहीं था जिससे कि वो अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाता। क्योंकि आज के टाइम में हमारे पास सोशल मीडिया है, मोबाइल है, व्हाट्सअप है और फेसबुक है और सैटेलाइट्स हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, आप कॉल करके भी किसी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे पास डिवाइसेस हैं या फिर कह सकते हैं टेक्निक्स हैं जिससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम पर कोई भी कम्युनिकेशन का कोई भी ज़रिया वहाँ पर प्रेजेंट नहीं था, तो वो अपनी बातों को सिर्फ लिमिटेड पर्सन्स के साथ शेयर कर सकता था जो उसके आसपास होते थे। ऐसा तो नहीं था कि वो कहीं बहुत दूर जाके एक आदमी को जाके बताए कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। लेकिन जैसे वो बताता था लोग उसे पागल समझते थे। हिज कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर, उसने फैक्टर बोला था जीन को, as discrete unit that did not blend with each other was not accepted in the light of variations occurring continuously in nature। उसने बताया कि जो जीन्स होते हैं, वो क्या कहता था लोगों से कि जो हमारी बॉडी के अंदर फैक्टर होते हैं, वो उस टाइम जीन नहीं कहते थे, वो फैक्टर कहते थे, कि हमारी बॉडी के अंदर फैक्टर्स होते हैं और वो फैक्टर्स, वो जीन्स एक पर्सन से, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ज्यों के त्यों ट्रांसफ़र हो जाते हैं, मतलब सेम एज इट इज़ सेम ट्रांसफ़र हो जाते हैं। लेकिन लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि वो कहते थे कि जब अगर ज्यों के त्यों ट्रांसफ़र होते हैं तो चेंजेस क्यों आते हैं? फिर जो बच्चा है वो बिल्कुल अपनी मम्मी पापा जैसा क्यों नहीं पैदा होता? उनका कहना भी ठीक ही था कि उन्हें उस टाइम तक ये पता ही नहीं था कि जो वेरिएशंस भी आते हैं, कुछ जीन्स ऐसे भी होते हैं जिनमें वेरिएशंस आ जाते हैं एटमॉस्फेयर और म्यूटेशन की वजह से। तो इस चीज़ को लेकर उन्होंने इस बात पर भी विश्वास नहीं किया कि जो जीन्स हैं वो डिस्क्रीट यूनिट हैं और वो डिड नॉट ब्लेंड। ब्लेंड का मतलब क्या? मिक्सिंग, वो मिक्स नहीं होते। ये उन्होंने नहीं, देखो मिक्स नहीं होते का मतलब उसने ये कहा था कि जो जीन्स होते हैं ना ह्यूमन बीइंग के अंदर, एक जीन तो शेप वाला है, एक कलर वाला है, ठीक है, तो वो दोनों आपस में मिक्स नहीं होंगे, वो आपस में ब्लेंड नहीं हो सकते, उनमें चेंजिंग आ सकती है लेकिन वो मिक्स आपस में नहीं होते। ठीक है,
क्योंकि वेरिएशंस आते थे तो उन्होंने विश्वास नहीं किया इस बात पर कि जब सेम एज इट इज़ ट्रांसफ़र हो रही हैं जीन्स तो बच्चा डिफरेंट क्यों है, अलग क्यों नहीं है, वो सेम ही क्यों नहीं आ जाता। तो कॉन्टीन्यूसली इन नेचर। उसके बाद थर्ड पॉइंट था कि मेंडल्स अप्रोच टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फिनोमिना विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स वाज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेड। जो मेंडल थी, मेंडल्स अप्रोच टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फिनोमिना, उसने बायोलॉजिकल फिनोमिना को मैथमेटिक्स के रूल्स के साथ, मैथमेटिक्स के साथ सॉल्व किया था, कि हेल्प से उसने निकाल के दिखाया। वो किया था ना हमने कि जो रेशियो निकल के आता है जीनोटाइप और फिनोटाइप का 1:2:2:1, तो वो उसमें से रेशियो जैसे इसने बताया कि 25% टोटल गेमीट्स के 25% है। तो ये आप देख लोगे यहाँ से, जैसे सॉरी यहाँ पे मैं ये बताना चाह रही थी आपको, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया बीच में। तो मैं आपको बताना चाह रही थी कि जैसे हाँ, यहाँ पे हमने देखा था कि जो फ्रीक्वेंसी है वो 25% थी गेमीट्स की हमारी, कि 4 गेमीट वहाँ पर फॉर्म हुए, चारों की फ्रीक्वेंसी कितनी थी 25%, 100 में से, ठीक है। तो उसने वहाँ पर इसको क्या बोला था, 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, 1/4। तो उसने मैथमेटिकल फिनोमिना से ये बताया कि जो हमारी रेशियो आई थी 1:2:2:1, तो इसमें रेशियो क्या निकल के आएगी कि 1:2:1 हमारी F1 जनरेशन की ये रेशियो आई थी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। डाईहाइब्रिड के F1 में भी यही आती है। तो F1 जनरेशन की तो क्रॉस ही थी। तो उसने क्या बताया कि जो रेसेसिव ट्रेट था वो कितना था, 25% था, और जो डोमिनेंट प्लांट मिला था, जो टोटली डोमिनेंट था, उसका भी क्या था, 25% था। लेकिन जो हाइब्रिड था उसकी पॉसिबिलिटी कितनी थी, उसकी 50% होती है। तो 50% को उसने बोला 1/2 और 25% को 1/4 इज इक्वल टू क्या कर दिया, 100%, वही 1 आ जाएगा। तो उसने यही बताया था कि उसने मैथमेटिकली फिनोमिना यूज़ किया, जिससे कि लोगों ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया कि मैथ्स बायोलॉजी को मैथ्स से समझा रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसीलिए उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। He could not provide any physical evidence for the existence of the factor or say what they are made of. He could not provide any physical, उसने कोई भी physical evidence यहाँ पर नहीं दिया कि जो फैक्टर्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, वो हमारी दुनिया में होते भी हैं, मतलब जो जीन्स हैं वो होते भी हैं, से व्हाट दे आर मेड अप ऑफ, और ना ये बताया कि वो किस चीज़ के बने होते हैं। तो इसके बारे में उसने कोई डिस्कस नहीं किया, तो लोगों ने उसकी बातों पर विश्वास भी नहीं किया। ये थी हमारी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। वो क्यों नहीं उसका भरोसा किया था, वो भी बातें इसमें बताई गई हैं। और वो थी क्या कि क्रोमोसोम्स कैसे ट्रांसफ़र होते हैं ऑफ स्प्रिंग्स टू पेरेंट्स। उसने बताया था कि कुछ जीन्स फैक्टर्स होते हैं जो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र होते हैं, जो जीन्स होते हैं वो बिल्कुल एज इट इज़ ट्रांसफ़र होते हैं। यही बातें उसने बताई, और इन बातों पर क्यों उन्होंने विश्वास नहीं किया ये भी साथ में इसमें बताया गया है, ठीक है। और ये भी आप बताओगे क्रोमोसोमल थ्योरी में कि जो मेंडल था उसने बायोलॉजिकल फिनोमिना को मैथमेटिक्स में समझाया था, मैथमेटिक्स में उसने बताया था। उसके बाद रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क, मेंडल के वर्क की रीडिस्कवरी कैसे हुई। 1990 में 3 साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हगो डी वरीज, कॉरन्स एंड वॉन टेस्टमार्क। इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर मेंडल्स वर्क, मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर करने लगे इंडिपेंडेंटली, मतलब अपने बेस पर, ठीक है। बाय 1900 ड्यू टू द एडवांसमेंट इन माइक्रोस्कोपी, 1900 में माइक्रोस्कोपी आ चुकी थी, तो क्रोमोसोम्स वर ऑल्सो डिस्कवर्ड। तो 1900 में माइक्रोस्कोप डिस्कवर हो चुका था, जिसकी वजह से क्रोमोसोम्स को ढूंढ लिया गया था, देख लिया गया था, डिस्कवरी हो चुकी थी क्रोमोसोम्स की भी। शटन एंड बोवरी डिस्कवर्ड दैट द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स वाज पैरेलल टू बिहेवियर ऑफ जीन्स। शटन और बोवरी ने बताया था, 2 साइंटिस्ट के नाम है ये भी। शटन और बोवरी ने बताया था कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो पैरेलल आर्म्स हैं 2, और वो एक दूसरे को, पैरेलल आर्म्स का मतलब है कि 2 आर्म होती है क्रोमोसोम में, दोनों आर्म एक दूसरे की बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होती हैं। तो वो
ऐसे ही दोनों ही आर्म्स पर सेम पोजीशन पर सेम जीन प्रेजेंट होती है। जब एग्जैक्ट कॉपी होती है तो मतलब जीन भी सेम ही प्रेजेंट होंगे वहाँ पर, तो सेम जीन प्रेजेंट होती है। तो वो कहता है कि जैसे क्रोमोसोम बिहेव करते हैं ना पैरेलली, वैसे ही जीन्स भी बिहेव करते हैं। उसके बाद है क्रोमोसोम कलर्ड बॉडीज़ होती हैं एज दे वर विजुअलाइज्ड बाय स्टेनिंग। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? कलर्ड बॉडीज़ होती हैं, जैसा कि दिखाया गया है आपको फिगर में, देख लेना आप, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसको। उसके बाद नीचे दिया गया है भाई कि क्रोमोसोम्स एंड जीन्स बोथ अकर इन पेयर्स, 2 एलील्स ऑफ द जीन्स पेयर्स आर लोकेटेड ऑन द होमोलोगस साइट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ये कह रहा है कि जो क्रोमोसोम्स एंड जीन्स बोथ अकर इन पेयर्स, दोनों ही कैसे होते हैं? पेयर्स में होते हैं। आपको पता है एक क्रोमोसोम की 2 आर्म होती है, जो होमोलोगस आर्म्स होती है, मतलब एक साइड की जो आर्म्स होती है वो एक दूसरे के एग्जैक्ट कॉपी होती हैं। 2 एलील्स ऑफ अ जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन होमोलोगस साइट ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम, मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम की होमोलोगस साइट पर, कहने का मतलब है कि क्रोमोसोम है, उस क्रोमोसोम की जो दो होमोलोगस आर्म है उसकी, तो आर्म की सेम पोजीशन पर, एग्जैक्ट एक पोजीशन पर, दोनों की एक एग्जैक्ट पोजीशन पर सेम करैक्टर को कोड करने वाला जीन प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये था हमारा क्रोमोसोम। उसके बाद ये कहते हैं कि शटन एंड बोवरी फर्दर प्रपोज्ड दैट इट इज़ द पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम दैट अल्टीमेटली लीड टू सेग्रीगेशन ऑफ द पेयर ऑफ फैक्टर दे कैरी। शटन और बोवरी ने फर्दर ये भी प्रपोज किया कि इट इज़ पेयरिंग और सेपरेशन ऑफ अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम अल्टीमेटली लीड टू द सेग्रीगेशन ऑफ पेयर ऑफ फैक्टर दे आर कैरी। कहने का मतलब है कि जब क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है तो क्रोमोसोम्स की पेयरिंग और सेपरेशन होता है। आपको पता है जब सेल डिवाइड करती है तो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं, नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स के साथ साथ जीन्स भी हाफ हो जाती हैं। ठीक है, ये उसने बताया, शटन और बोवरी ने बताया। ध्यान रखेंगे आप ये वाली बातें कि क्रोमोसोम की डिस्कवरी किसने की? बोवरी और शटन ने की थी, और उसने ही बताया कि उसमें एलील्स प्रेजेंट होते हैं। यूनियन ऑफ नॉलेज ऑफ क्रोमोसोम Chromosomal segregation with Mendelian principle constitute chromosomal theory of inheritance. यूनियन ऑफ नॉलेज ऑफ क्रोमोसोम सेग्रीगेशन विद मेंडेलियन प्रिंसिपल, कहने का मतलब है जो क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन, क्रोमोसोम के सेपरेट होने की जो नॉलेज थी के साथ साथ मेंडेलियन प्रिंसिपल और मेंडल के प्रिंसिपल मिलाकर, एक तो क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन मतलब क्या, क्रोमोसोम कैसे सेपरेट होते हैं ये उनको पता चल गया। दूसरा मेंडल के प्रिंसिपल्स उनके पास थे कि मेंडल ने कौन कौन से प्रिंसिपल ला दिए थे ना, मेंडल ने 3, तो कॉन्स्टिट्यूट क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, और दोनों को मिलाकर क्या बनाई गई? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बनाई गई थी। ठीक है, डाईहाइब्रिड क्रॉस एंड ड्रोसोफिला स्टडी लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। डाईहाइब्रिड क्रॉस, ड्रोसोफिला में डाईहाइब्रिड क्रॉस को पढ़ने के लिए हम किसको स्टडी करेंगे? लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन को। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन हम स्टडी करेंगे। अगर टॉपिक समझ में आया हो तो लाइक कर देना, और आगे भी वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।